ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों कल 15 मार्च को बस्तर द नक्सल स्टोरी और योद्धा, इन दोनों फिल्मों के साथ में हॉलीवुड की कुंग फू पांडा 4 भी थिएटर में रिलीज हुई है। इन तीनों ही फिल्मों को मैंने कल ही देख लिया था। बस्तर और योद्धा का रिव्यू तो मैंने तुरंत वहीं से थिएटर से ही अपलोड कर दिया था। बस्तर मैंने दोपहर तक देख ली थी, तो 3 या 4 बजे तक मैंने उसका रिव्यू अपलोड कर दिया था और उसके तुरंत बाद मैंने योद्धा का शाम तक देखकर उसका भी रिव्यू अपलोड किया था। रात को मैंने तुरंत कुंग फू पांडा 4 देखी थी, पर देर हो गई थी, घर पर आ गया और उसके बाद में फिर समय ही नहीं मिल पाया। इसी कारण से मैं कई बार गाड़ी में बैठकर तुरंत ही वीडियो अपलोड करना पसंद करता हूं, क्योंकि घर पर आने के बाद में फिर दूसरे कामों में फिर समय नहीं मिल पाता। और अभी देखिए शनिवार को अभी रात को 8 बजे के करीब मैं ये कुंग फू पांडा 4 का रिव्यू शूट कर रहा हूँ। चलिए, फिल्म के डायरेक्टर है माइक मिशेल, जो इससे पहले 2016 की ट्रोल्स और 2019 में आई हुई द लीगो मूवी 2, इन जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। ट्रोल्स और द लीगो मूवी 2, इन दोनों का ही हमने रिव्यू किया हुआ है। दोनों ही बहुत बढ़िया फिल्में हैं। विशेषतः मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि हमारा ट्रोल्स का रिव्यू आप बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप वो ट्रोल्स का रिव्यू देखने के बाद में समझ जाएंगे। तो कुंग फू पांडा 4 फिल्म, जैसे कि इसके पिछले तीनों पार्ट्स हैं, 1.5 घंटे की ही ये भी फिल्म है। कुंग फू पांडा का पहला पार्ट 2008 में रिलीज हुआ था, उसके बाद में दूसरा 11 में और तीसरा 16 में। पहले जो दोनों पार्ट्स इसके वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तीसरा पार्ट मैंने थिएटर में देखा था, परंतु उसका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे उतना याद नहीं। हाँ, इतना याद है कि मुझे पसंद आया था तीसरा पार्ट, पर कितना पसंद आया था वो मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। मैंने उसके बाद में उसे कभी दोबारा देखा भी नहीं, परंतु पहले जो दोनों पार्ट्स है ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। उनका जो अनुभव है मेरा, क्योंकि बहुत कुछ अच्छी बातें इस पूरी सीरीज के माध्यम से उन्होंने बताई है, तीनों ही पार्ट्स में, इसके पहले के और चौथा पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। मतलब कुछ बहुत अच्छी सीखने जैसी बातें इस चौथे पार्ट में भी उन्होंने दिखाई है। हालांकि देखिए, अभी 4-5 दिन पहले जब मैं लाइव आया था तो एक मित्र थे, उन्होंने कमेंट करके बताया कि कुंग फू पांडा 4 के जो अर्ली रिव्यूज़ है अमेरिका से अच्छे नहीं आए हैं। फिर मैंने उसी समय लाइव सेशन में ही चेक किया था IMDb पर जा करके, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव रिव्यूज़ देखने को मिले थे। और अभी भी जब मैं चेक कर रहा हूँ IMDb पर, तो 6.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग देखने को मिल रही है, जो कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कल जब मैंने इसके चौथे पार्ट को देखा। क्योंकि भाई फिल्म तो मुझे कहीं से भी डिसअपॉइंटिंग नहीं लगी, ख़राब नहीं लगी, जिस प्रकार के जितने नेगेटिव रिव्यूज़ इसके बारे में पढ़ने को मिल रहे हैं। हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल तो मैं इसे नहीं करूँगा, पर ओवरऑल बहुत एंटरटेनिंग फिल्म थी। और मुझे इसकी जो बेसिक आप जो है थीम कहिए या फिलोसॉफी जो कहिए, ये जो बातें वो कहने का ये फिल्म प्रयास करती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। कहानी अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊँ तो मास्टर शिफू, गुरु शिफू, पो को कहते हैं कि अब तुम्हें अपना वारिस ढूंढना होगा, किसी और को तुम्हें ड्रैगन वॉरियर बनाना होगा और तुम्हें अभी घाटी का आध्यात्मिक गुरु बनने की जिम्मेदारी स्वीकारनी होगी। तुम्हारी जो ज्ञान है, सूझबूझ है, समझ है, उसे दूसरों के साथ में तुम्हें मास्टर दादा गुरु उगवे की तरह ये सब बातें तुम्हें दूसरों के साथ में शेयर करनी होगी और अभी ड्रैगन वॉरियर किसी और को बनाना होगा। पर यह सुनने के बाद में पो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई ये कैसे हो गया। मतलब अभी अभी तो मैं ड्रैगन वॉरियर बना हूँ, मुझे तो इसमें मज़ा आ रहा है, और अभी गुरु शिपू ये क्या कह रहे हैं, ना ना भाई मुझे तो नहीं छोड़ना है ड्रैगन वॉरियर का मेरा ये पद, मैं यहाँ पर मुझे मज़ा आ रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हाँ मैं तो अभी ड्रैगन वॉरियर बना रहना चाहता हूँ। पर गुरु शिफू उससे कहते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी दादा गुरु उगवे ने तुम्हें सौंपी है। भले ही तुम्हें अभी तुम्हारे मन को ये बातें, ये परिस्थिति, ये तुम्हें बातें पसंद आ रही हो, परंतु मन को जो बात पसंद आती है उसकी अपेक्षा हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हमें अधिक महत्व देने की आवश्यकता होती है। मन तो भाई कुछ भी कहेगा ना, भाई हमें तो सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए, तुम कौन होते हो हमें जज करने वाले, मैं तो इसके साथ भी सोऊंगा, उसके साथ भी सोऊंगा, मैं तो पैनसेक्सुअल हूँ, ओमनीसेक्सुअल हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ, मुझे तो इसके साथ भी वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, फक बड़ी, सेक्स बड़ी। तो ये ऐसा जीवन तो पशु से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। तो मन के गुलाम बने तो भाई मन तो कहीं पर भी लेकर के जाएगा। परंतु फिल्म की जो मूल थीम है वो देखिए कि मन को जो बातें पसंद है उसकी अपेक्षा हमें हमारा जो कर्तव्य है उसको अधिक महत्व देना क्यों आवश्यक होता है। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहती है फिल्म कि संसार परिवर्तनशील है, सब बातें चेंज होती रहती है और हमें चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो भाई फिर तो आप मन के गुलाम बन गए और वो बातें आपको हमेशा दुखी करती रहेंगी।
ये सब बातें जब मैं फिल्म में सुन रहा था ना, एग्जैक्टली ये डायलॉग्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो सेक्सुअल लिबरेशन वाली बात मैंने एक्स्ट्रा ऐड की यहाँ पर बाकी जो बातें मैंने आपको बताई ना कि भाई अपने जो परिवर्तनशील जगत है उस चेंज को एक्सेप्ट करना, अपने क्या कहें इंग्लिश में, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, मन के गुलाम ना बन करके मन को जो जिसमें मज़ा आ रहा है उसकी अपेक्षा हमारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को अधिक महत्व देना क्यों आवश्यक होता है, और चीज़ें जैसी है वैसी ही हमेशा नहीं बनी रहती। ये जो कुछ भी बातें जब मैं सुन रहा था ना, मुझे बचपन में मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के सत्संग में सुनी हुई सारी बातें याद आ रही थी, क्योंकि वेदों और उपनिषदों का सार ही यही है। हमारे वेद उपनिषद क्या कहते हैं कि संसार तो माया रूपी है, ये तो स्वप्नवत जगत है। स्वप्नवत का अर्थ क्या होता है, उसके माध्यम से हमारे वेद और उपनिषद क्या कहते हैं कि भाई ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ पर सब कुछ बदलता रहता है। जैसे कि रात्रि को स्वप्न में हम कोई चीज़ देखते हैं, जैसे कि कोई बहुत अच्छा स्वप्न आया, बहुत खुशी हमें मिली वो चीज़ें देख करके, परंतु जब हम जग जाते हैं तो वो बातें तो निकल गई ना, हम उस स्वप्न को तो पकड़ कर नहीं बैठ सकते ना, जो अनुभव हो रहा था वो तो स्वप्न में था। उसी प्रकार से इस जगत में भी, संसार को भी स्वप्नवत देखना। हाँ, आप योगोशिष्ट महारामायण पढ़िए, अष्टावक्र गीता पढ़िए, उपनिषदों का ज्ञान पढ़िए, उसका मूल यही है कि संसार स्वप्नवत है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी परिस्थितियाँ आती है अभी हमें, जो वो उस कारण से जो भी हमारे मन में वृत्तियाँ उठ रही है, जैसे कि अभी आपके जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा सुखद परिस्थिति आ गई, आपको प्रमोशन मिल गया या कुछ भी आपकी अच्छी चीज़ आपके जीवन में हो गई जो जिसके आप बहुत वेट कर रहे थे, आपकी वो इच्छा पूर्ण हो गई, जो भी है सुखद परिस्थिति आई, उस समय आपके मन में सुखद वृत्तियाँ उठी, ठीक है ना, परंतु वो बात टिकेगी क्या? नहीं। एक दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में वृत्तियाँ एक दिन पहले जैसे थी वो आज बनी नहीं रहेंगी। वृत्तियाँ, मन के विचार हमेशा बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। आज सुखद परिस्थिति है तो वो सुख दुख देख करके जाएगा, आज आपके जीवन में कोई दुख है तो वो दुखद परिस्थिति आपको सुख दे करके जाएगी। दुख आता है तो वो सुख दे करके जाता है ना, और सुख आता है तो वो दुख दे करके जाता है। संसार ये परिवर्तनशील है। इसको स्वप्नवत समझकर जो बातें हो गई, जो बीत गया, उसको पकड़ कर बैठने की अपेक्षा हमें आगे बढ़ना होता है, मन की वृत्तियों में बंधना नहीं होता। यही हमारे वेदों का, उपनिषदों का सार है। और फिल्म में जब ये बातें जब मैं सुन रहा था ना, जिस प्रकार से गुरु शिफू पो को जो उपदेश दे रहे होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा वो बातें मुझे पसंद आई। और शुरुआत में ही एक और बात जो मैंने पढ़ी, गुरु शिफू पो को कहते हैं कि मन में जब भी कोई दुविधा हो, संदेह हो, तो ध्यान लगाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में अपने आप को हमें जोड़ना चाहिए, ध्यान लगाकर, और ब्रह्मांड से हमें उत्तर खोजना चाहिए, जैसा कि दादा गुरु उगवे करते थे। आप देखिए कितनी सूक्ष्मता से संयम, तपस्या, इन बातों का कैसे उन्होंने उनको प्रमोट किया है। शुरुआत के पार्ट से ही, कुंफू पांडा के शुरुआत के पार्ट से ये सब बातें आपको देखने को मिलेंगी। जिसके बाद में फिर पो ध्यान लगाकर बैठता है, जहाँ पर दादा गुरु उगवे हमेशा जिस पेड़ के नीचे जाते थे तो वहीं पर वो ध्यान भी लगाता है। तो ये बातें आप कैसे प्रमोट की है, आप देखिए। ये सब कुछ मैं जब देख रहा था ना, मुझे इतना अंदर से दुख हो रहा था कि हमारे भारत के फिल्म मेकर्स एक तो ज़्यादातर घटिया वोक प्रोपेगेंडा ही, या हमारी संस्कृति की छवि को धूमिल करने वाला प्रोपेगेंडा कंटेंट ही हम आज तक देखते आए हैं। संयम, तपश्चर्या, एकाग्रता, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, ये सब बातें तो हमेशा धकोसला बताकर, इनको तो ढोंग पाखंड बताकर, संतों, हमारी जो महान संत परंपरा है उसकी छवि को धूमिल करके सो कॉल्ड हमें एथिस्ट बनना है, सो कॉल्ड हमें साइंटिफिक बातें ये जो बस हमें तो ये अध्यात्म की बातें, मतलब ये तो अंधश्रद्धा हो गई। हमें तो सो कॉल्ड एथिस्ट बनना है, सो कॉल्ड साइंस को प्रमोट करने के नाम पर जीवन के जो मूलभूत सिद्धांत है उससे ही हमें हमेशा से दूर रखा गया। ये जीवन के जो मूलभूत सिद्धांत है वो आपको जन्म से मृत्यु तक हमेशा आपको काम आएंगे, ये मूलभूत सिद्धांत, परंतु उनको धकोसला, अंधश्रद्धा बताकर उनसे हमें दूर रखा गया। और अभी कुछ जो सो कॉल्ड संस्कृति को प्रमोट करने वाली फिल्में भी जो बनाई जा रही है ना, जैसे कि ब्रह्मास्त्र हो गई, या फिर हनुमान जैसी भी जो फिल्म आई, लिटरली क्रिंज फिल्में हैं ये सारी की सारी। ब्रह्मास्त्र के बारे में तो कई बार मैंने चर्चा की हुई है। अभी अवतार द लास्ट एयरबेंडर देखने के बाद में मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें ब्रह्मास्त्र के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की थी। हनुमान फिल्म के रिलीज़ होने के बाद भी मैंने 2 हफ्तों के बाद में एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मैंने कुंफू पांडा का उल्लेख किया था, आप याद करिए। और अभी आज फिर से जब मैं चौथा पार्ट कल देख रहा था तो फिर से मुझे वही सब बातें हनुमान फिल्म की याद आई कि यार क्या क्या हम नहीं बना सकते थे। संयम, तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य, एकाग्रता, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, इन सब बातों को, ध्यान, ये सब कितनी सारी बातें हम उसके माध्यम से बता सकते थे। पर हनुमान फिल्म में उन्होंने क्या किया, एक छपरी कैरेक्टर जो लड़की के पीछे भाग रहा है इधर उधर, और उसको मतलब इतनी क्रिंज फिल्म थी ना, इतनी क्रिंज फिल्म, इतने चीप डायलॉग्स, चीप कॉमेडी फिल्म एक बना करके रख दी थी। और फिल्म के एंडिंग में बस
दर्शकों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक एआई के माध्यम से कुछ थोड़ा सा उन्होंने हनुमान जी को दिखा दिया और उन्हें लगा कि बस हमने एक जो घटिया फिल्म बनाई है वो लोगों को पसंद आ जाएगी। ठीक है, ये बातें बहुत सारे लोग समझते नहीं है इतनी डीप जा करके, पर समझने की आवश्यकता है ना। कोई आकर के बस हमारे ऐसे ही इमोशंस को एक्सप्लॉइट कर दे थोड़ा सा हम हनुमान जी को दिखा करके, और हम उस सूक्ष्मता से उन बातों को समझे नहीं, तो फिर क्या मतलब रहा इन बातों का। ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है, इनको बोलने की आवश्यकता है, तभी तो हम आगे जाकर के कुछ हमारी सभ्यता को, संस्कृति को उतने ही बढ़िया तरीके से प्रमोट कर सकते हैं ना। अगर हम कुछ भी ऐसा बहुत मीडियोकर कंटेंट उसको सेलिब्रेट करने लग जाए तो हम कब आगे बढ़ेंगे, कब हम अपने आप में बदलाव ला पाएंगे, अगर हमें कुछ लगे ही नहीं कि बदलाव की आवश्यकता है। कुल मिलाकर और अब कहानी तो मैंने बताया कि वारिस ढूंढना है। इसके बाद में पो तो भाई अपन उसको वो कहता है कि भाई मुझे तो मज़ा आ रहा है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा ड्रैगन वॉरियर का पद, और गुरु की बात मानना छोड़ करके फिर वो निकल पड़ता है। वो कहता है कि अभी मैं आखिरी मिशन पर मेरे जा रहा हूँ। गुरु भी ठीक है कह देते हैं, चलो उसको आज्ञा दे देते हैं। और इसके बाद में फिर एक क्या कहे चिपकली उन्होंने इस बार विलन है और वो अपना रूप बदल सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग ये विलन भी मुझे यहाँ पर लगा चौथे पार्ट में। और सबसे बढ़िया बात मुझे इसमें ये लगी कि फिल्म के एंडिंग में इससे पहले के जितने भी विलन्स हैं, जो एविल पिकॉक था या शेन था, जो भी हमने पहले दूसरे तीसरे पार्ट में ताइलंग आदि को हमने जो देखा हुआ है, उन सारे विलन्स की एंट्री फिल्म के एंडिंग में होती है। तो एक केमियो भी था उन सब के साथ में। पो की लड़ाई भी एक प्रकार से उन्होंने दिखाई है, पो विरुद्ध पो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एंडिंग मुझे बहुत बढ़िया लगा। एक्शन सीक्वेंसेस ऑब्वियसली पहले पार्ट्स की तरह यहाँ पर भी बहुत बढ़िया थे। फिल्म की फिलॉसफी जो भी है, थीम, वो भी मुझे बहुत पसंद आई। ओवरऑल एक एंटरटेनिंग फिल्म थी। पता नहीं इसको इतने नेगेटिव रिव्यूज़ या जो भी है ख़राब क्यों कहा गया। मुझे तो फिल्म भाई पसंद आई। हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल तो मैं नहीं कहूँगा, और ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए था, पर ठीक है ना यार, मुझे ये बातें पसंद आई। और एक जो लोमड़ी का नया कैरेक्टर उन्होंने ऐड किया है, जिसे बाद में पो अपना वारिस चुनता है, वो एक कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके अलावा जिस शहर में वो जाते हैं उस विलन से मिलने के लिए, वहाँ पर भी जो एक एविल रैबिट्स उन्होंने दिखाए, छोटे छोटे खरगोश के बच्चे हैं 3, और वो अपने उनके बहुत ऐसे नुकीले दांत वो जब निकालते हैं ना, वो बहुत फनी कैरेक्टर थे, मुझे बहुत पसंद आए। ओवरऑल फिल्म बहुत बढ़िया थी भाई, अच्छी थी। मैं कुंग फू पांडा 4 को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्पाइडर गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पूरे परिवार के साथ में आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।